जैसा कि आपको पता है हमारा जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट सिविल जजेस का प्रिपरेशंस एग्ज़ाम्स की उस सिलसिले में लेक्चर्स जारी हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल प्रोसीजर कोड है जो कि 1908 का है और इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चीज़ा बातें बताता चलूँ कि सिविल प्रोसीजर कोड के तकरीबन 158 जो है वो सेक्शंस हैं और पार्ट 11 है इसके अंदर और इसी तरह इसमें ऑर्डर्स भी हैं जो तकरीबन 51 ऑर्डर्स हैं और इसमें भी सिविल प्रोसीजर कोड जो कि दीवानी सूट्स कहलाते हैं उनमें ये सिविल प्रोसीजर कोड यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा जो है इसकी इम्पोर्टेंस है और इसके अंदर भी बहुत सा जो ख़ास सेक्शंस और ऑर्डर्स हैं वो बड़े ज़्यादा अप्लाई होते हैं जिनमें सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है और इसी तरीके से जो हैं इसके जो ऑर्डर्स भी हैं और 7 रूल ऑर्डर 7 रूल 11 ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ये बहुत ज़्यादा जो हैं इसमें यूज़ होते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 बकिया जो है हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद हयात साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो कि काफ़ी सीनियर एडवोकेट भी हैं वो आपको इस बारे में आज इंशाल्लाह लेक्चर देंगे। थैंक्स टू डॉक्टर खालिद हयात साहब दैट ही हैज़ कम ओवर हियर and he will deliver lecture before you. Now I will request to Mr. Khalid Hayat Sahab to come over here and deliver his lecture. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुसाक भाई। सबसे पहले मैं सालिम सलाम भाई का, इसहाक साहब का और मुख्तार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने एक कोशिश की, एक काविश की कि ये लेक्चर्स का प्रोग्राम उन्होंने रखा। मैं समझता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम ये बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए या उन एस्पायरिंग लॉयर्स के लिए, यंग लॉयर्स के लिए हु वांट टू बिकम द जुडिशल ऑफिसर, बट फॉर ऑल अदर लॉयर्स, फ्रेंड्स, लॉ स्टूडेंट्स जिनको अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिकन्सिडर करें, देखें, हमारी कॉर्पोरेट बैंकिंग लॉयर्स एसोसिएशन है, डेफिनेटली बैंकिंग के केसेस से वास्ता पड़ता है। बैंक में अगर आप किसी भी लॉ ऑफिसर्स को या किसी भी बैंक ऑफिसर्स को पूछें तो उनके यहाँ ये एक टेंडेंसी है, एक ट्रेंड है कि वो टाइम एंड अगेन अपने बैंक एम्प्लॉइज़ को मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ट्रेनिंग करवाते हैं। वो ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम आपके लिए सफिशेंट नहीं होती। बाय द टाइम यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उसके बाद से टाइम एंड अगेन बहुत सी चेंजेस आई हुई होती हैं, उससे आपको रोशनास कराना होता है। तो मैं समझता हूँ हमारे इस लीगल फ्रेटर्निटी में हमारे जो सीनियर, जो हमारे खैर ख्वाह हैं, जो कुछ सिखाना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को, तो ऐसे प्रोग्राम टाइम एंड अगेन होते हैं। तो मैं वंस अगेन सालिम भाई का, साग भाई का, जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया, तो उन ये काबिल सताइश है। तो बात हो रही थी सिविल प्रोसीजर कोड की। सो एज़ यू आर अवेयर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो तरह के कवानीन का इतलाक़ होता है। फॉर jurisprudence there are two kinds of laws. One is the criminal procedure and the other is, rather I'll say criminology, the other is the civil proceeding. When we talk about civil litigation, immediately the concept of procedure or civil procedure comes into mind. अगर आप देखें, अगर आप कोई केस, दीवानी मुकदमा जिसको आम फहम उर्दू में कहते हैं, अगर आप फ़ाइल करें तो डेफिनेटली जो जजेस बैठे हुए हैं या उनको एक मुख्तस, एक सिस्टमैटिक तरीक़ाकार चाहिए। अब वो तरीक़ाकार कहाँ से आए? हर एक चीज़ को रेगुलेट करना है। यू डोंट नो,
आपके सामने कोई लिटिगेंट, कोई साइल आया, वो साइल एक देहाती भी हो सकता है, एक बैंकर भी है, एक पीएचडी डॉक्टर भी है। इन दैट केस इवन का जो हमारे यहाँ हिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी बाज़ औक़ात साइल बन जाता है केसेस में। सो उनके लिए एक सिस्टमेटिकली रूल्स या एक रेजीम का की कोशिश की गई या ये ज़रूरत महसूस किया गया तो सिविल प्रोसीजर कोड को बनाया गया। व्हाट इज़ सिविल प्रोसीजर कोड? Civil Procedure Code, if we see under the lights of the various judgments of the High Court or Supreme Court, it is termed as a consolidatory law regulating procedure in respect of this civil litigation. अब आपने ये चीज़ काइंडली जहन में रखनी है when we talk about civil procedure, तो basically civil procedure is divided into two parts. जैसे साग साहब ने भी पॉइंट आउट कराया, सालिम भाई ने भी अपने पहले वाले लेक्चर में पॉइंट आउट कराया, there are two parts of the civil procedure code. One is relating to sections 1 से लेके 151 या 153 तक है. The other part is orders. अब काइंडली थोड़ा सा समझें इसको. एक विजडम बिहाइंड है कि वाई देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड. अगर आप सीपीसी को सीआरपीसी के साथ रख के देखें तो सीआरपीसी में आपको इस तरह की शय नज़र नहीं आएगी. इज इट? नहीं है. द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि हमें इसके लिए जुरिस्प्रूडेंस में जाना पड़ेगा. जुरिस्प्रूडेंस में दो तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई हैं. वन इज़ सब्सटेंटिव लॉ, the other is the procedure law. Purely procedure law को रखना किसी भी कोड में वो पॉसिबल तो था मगर वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करता. सो जो फ्रेमर थे इस लेजिस्लेशन के, उन्होंने ये समझा कि इसको साथ में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी रखे जाएं जिसका सब्सटेंटिव लॉ का नाम दिया गया. अब ये बेसिकली है क्या? अगर आप सेक्शन 1 से लेके 153 तक एग्जामिन करें, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग फॉर सब्सटेंटिव राइट्स. व्हेन वी से सब्सटेंटिव राइट, इट मीन्स जो आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं विच आर प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब्सटेंटिव राइट्स की रेगुलेशन के लिए सब्सटेंटिव लॉ बनाया गया है सेक्शन 1 to 153. द अदर इज प्रोसीजर लॉ. प्लेंट क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ इंसर्ट होगी, फ्रॉड कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, क्या एविडेंस के चीज़ों को आप पार्ट ऑफ द प्लीडिंग बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वेदर दे आर परमिजिबल. कोई शय आपसे रह गई उसको कैसे आप मॉडिफाई करेंगे, कैसे अमेंड करेंगे. फॉर ऑल दीज इवेंचुअलिटीज़ द ऑर्डर 1 to order 51 provides sufficient material on it. दूसरी बात कोडिफाइड लॉ की, CODIFIED. व्हेन वी से कोडिफाइड लॉ, इसका मतलब ये हुआ, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं आपको लेकर चलता हूँ. हमारे पास ये जो लेजिस्लेशन है, ये लेजिस्लेशन बेसिकली प्रायर टू इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने पास किए थे. ये 19वीं लेजिस्लेशन कॉमन लॉ कंट्रीज़ की फॉलो होती चली आ रही है ना. अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं इनका, तो बेसिकली शुरू में इस तरह के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स वहाँ पे पास नहीं होते थे. वहाँ पे बेसिकली जो अदालतें होती थी तो अपने रोज़मर्रा जजमेंट्स में फ़ैसलों के अंदर जो भी कानून साजी करती थी वो पॉइंट डिटरमिनेंट होते चले जाते थे. अगर आपने देखा होगा, यूके कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स ने. यूके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अनरिटन है. द कमांड ऑफ द किंग और क्वीन. प्रैक्टिस जो चीज़ फॉलो होती चली आ रही है वो रूल ऑफ लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया है. तो जस्ट लाइक दैट, जितने डिसीशंस के अंदर कोई भी रूल या प्रोसीजर फॉलो होता रहा है उसको उन्होंने एक कोडिफाइड कर दिया, एक शक्ल बना दी गई. उस शक्ल का नाम उन्होंने कोड
ऑफ प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह वगैरह रख दिया। अब आप काइंडली देखें, इसकी प्रियम्बल पे आते हैं। दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, इसका प्रियम्बल कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिशिकेचर। When we say civil judicature, it means all those procedure which are applicable on the civil litigation. अगर क्योंकि जाहिर बात है आप लोग इस वक्त अपने बिल्कुल पीक पे नहीं पहुँचे, अब स्टार्ट लिया आप लोगों ने प्रोफेशन का, आपने देखा होगा सिविल प्रोसीजर्स कोड के कुछ प्रोविज़न इप्टो फैक्टो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। जैसे फैमिली केसेस हैं, रेंट केसेस हैं, इनके ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेबल केसेस नहीं होते। क्यों? समरी प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड, मगर कोर्ट्स नॉर्मली जो विजडम बिहाइंड होती है इन केसेस के अंदर या प्रोविजंस ऑफ लॉ के अंदर, उसको फॉलो कर रही होती है। प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल commencement and extent this act may be cited as the Code of Civil Procedure 1908. It shall come into force on the first day of the January 1909. It extends to the whole of Pakistan. हमें थोड़ा सा दोबारा बैकग्राउंड में जाना है। 1908 से पहले हमारे पास 3 तरह के कोड अवेलेबल थे, यानी कि ये सीपीसी भी अपने आप को एवोल्यूशनलाइज किया है इसने। पहला था कोड ऑफ 1859, ये आपके पास एग्ज़ाम्स में ये चीज़ आ सकती है कि थोड़ा सा काइंडली, जैसे आप रिटन टेस्ट में अगर आप बैठे हुए होंगे ना, आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया, या एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ कोडिफाइड लॉ, व्हाट इज़ द कंसोलिडेटरी लॉ। ठीक है, कंसोलिडेटरी लॉ इज एडजेक्टिव, चीज़ों को कंसोलिडेट इकट्ठा करके एक शे के अंदर पेश करना, दैट इज़ कॉल्ड कंसोलिडेशन। जहाँ भी आप वर्ड कंसोलिडेशन पढ़ें या कंसोलिडेट पढ़ें तो आप समझ जाइएगा मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसी चीज़ पे जो स्कैटर्ड थी पहले भी चीज़ें उनको जमा करके एक चीज़ के अंदर उन्हें जमा करके पेश किया, दैट इज़ कॉल्ड द कंसोलिडेशन। अच्छा, ये जो कोड है हमारे पास 1859 का, ये सब्सिक्वेंटली 3 बार अमेंड हुआ, 1860, 1861 एंड 1874। सेकंड जो कोड था वो 1877 में पास हुआ, उसको भी कोड ऑफ 1877 कहा गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं कहा गया, ये काइंडली ध्यान में रखिएगा। ये भी अमेंड हुआ 1878 में एंड 1879 में। थर्डली जो एनेक्टमेंट हुई है वो 1882 की कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की हुई है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसके अंदर 5 बार अमेंडमेंट हुई। वन इज 1882, देन आफ्टर 6 years 1888, thereafter after 4 years 1892, फिर 2 साल के बाद 1894 एंड फाइनली इन 1895। 1895 के बाद देन अगेन सीपीसी अमेंड हुआ, बल्कि न्यू शेप उसकी आ गई। अब आप देखें इन 4 अदवार में, पीरियड्स में टाइम एंड अगेन कुछ चेंजेस आई हुई होंगी। उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये डिफरेंट वर्जन टाइम टू टाइम लाए गए। PLD 1969, सुप्रीम कोर्ट SC, पेज नंबर 187, एंड द अदर इज PLD 1975, लाहौर 334। अगर आप इनको गो थ्रू करेंगे तो आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द टर्म प्रोसीजर विच इज़ बीइंग फॉलोड इन आवर प्रेजेंट रिजीम ऑफ लॉ अंडर पाकिस्तान।
ये तो हमने प्रिलिमिनरीज पे बात कर ली। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझता हूँ कि ज़रूरी है आपको मैं बताता चलूँ। हमारे पास ये आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोगों के पास, आपके पास ये लाइब्रेरीज में अवेलेबल तो होंगी, इंडिविजुअल नहीं होंगी। ये बुक है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रिटन बाय आमिर रज़ा साहब। आई वुड से दिस बुक इज़ बाइबल ऑन द CPC। कभी भी हो आपको, अल्लाह करे आप लोग सेलेक्ट हो जाएं, सब कुछ हो जाए, आपकी टेबल पे, मेज़ पे ये किताब लाजमी होनी चाहिए। इसके पेज नंबर 5 पे सेक्शन 1 की कमेंट्री के अंदर इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। जैसे कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट्स बताए हैं उन्होंने इन द लाइट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स। काइंडली इनको भी गो थ्रू कीजिएगा। ये तकरीबन कुछ 150-200 के करीब इन्होंने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, सम अप करके मेंशन किया। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आवर 2 पोर्शंस ऑफ द CPC। क्योंकि टाइम बहुत कम है, इख्तिसार के साथ करूंगा क्योंकि ये 1-2 लेक्चर के अंदर कवर नहीं हो सकता। मेरी कोशिश है कि इसको मैं कवर कर जाऊं पूरे में। पहली चीज़, अगर आप देखें, क्विकली स्कैन करते हैं, अगर आपके पास CPC किस वक्त अवेलेबल है, उससे अगर आप कंटेंट्स देखें तो ये पार्ट्स में तकसीम किया गया है। पार्ट्स में सिस्टमेटिकली चीज़ों के मुतल्लिक बात की गई है कि जैसे फ्रॉम द केस, फाइलिंग ऑफ द केस टिल द कंक्लूजन, टिल द जजमेंट एंड डिक्री। पहला है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी वो चैप्टर है जिसके अंदर आपको किसी भी स्टैट्यूट्स की डिफिनेशंस, एक्सप्लेनिंग क्लॉसेस, एक्सप्लेनेशन एट्सेट्रा, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, कब अमेंड हुआ, कब लागू हुआ, इसका एक्सटेंट क्या है, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं। इवन CPC के अलावा भी अगर आप कोई स्टैट्यूट पढ़ें तो आप ये देखिएगा, उसका पढ़ने का तरीका ये है कि आप कभी कहेगा ना यार CPC इतनी मोटी मैं कैसे पढ़ूँ, ये इतना मोटा स्टैट्यूट में कैसे पढ़ूँ। उसको पढ़ने का तरीका है, आप उसको उसके कंटेंट्स देखें कि कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। When we are saying parts of the any book, it means हर पार्ट का एक अपना सब्जेक्ट मैटर है। उस सब्जेक्ट मैटर को आप जहन में बिठाएं, आपको पूरे के पूरे पार्ट्स, पूरे के पूरे कंटेंट्स आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया प्रिलिमिनरी है, 8 जो है ना आपके पास सेक्शन है, 8 सेक्शन में सिर्फ प्रिलिमिनरी से रिलेट करता है। ठीक है। सेकेंडली, सूट एंड जनरल पार्ट 1, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकाटा, सेक्शन 9 to 14। इसके अंदर आपको कोर्ट्स की जनरल जो लिमिटेशन है, जुरिस्डिक्शन है, वो डिफाइन की गई है कि सेक्शन 9 क्या है। सेक्शन 9 हमारे यहाँ एक बहुत प्रोमिनेंट सेक्शन है, प्रोविज़न ऑफ लॉ है, जिसके ज़रिए कोई भी सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल जज, हाई कोर्ट या कोई भी है, वो देखते हैं कि जनाब ये जो केस है हमारे पास फॉल करता है नहीं करता, आता है नहीं आता, हम इसको ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने नॉर्मली देखा भी होगा, लॉयर्स बाज़ औक़ात ये WS के अंदर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि जनाब सूट एज फ्रेम्ड इज हिट इज़ नॉट मेंटेनेबल अंडर सेक्शन 9 ऑफ द CPC। वो क्यों कहते हैं? बेसिकली the lawyer is alerting the learned presiding officer to first of all, prior to going deep into the controversy, just to see firstly whether the case falls in your domain or not. आपको अपना डोमेन चेक करना है, that's why section 9 is invoked. फिर उसके बाद stay of the suit. Stay of the suit is basically defined on the principle of res judicata. Stay of the suit, res sub judice, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। 11 के अंदर res judicata, 10 के अंदर res sub judice। When we say the res sub judice, it means 2 parallel proceedings are pending in 2 different courts। मैं एग्जांपल दूंगा, कराची के अंदर आपने एक केस फाइल किया, सेम पार्टीज, लिखिएगा सेम पार्टीज, सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, सेम सब्जेक्ट मैटर।
कराची में फ़ाइल किया, यही चीज़ आपने पंजाब में फ़ाइल कर दी या मलीर में फ़ाइल कर दी आपने, वही सेम चीज़ें। दोनों में से पहले जो इंस्टीट्यूट हुआ, सब्सिक्वेंटली के अंदर आप ये सेक्शन 10 की एप्लीकेशन फ़ाइल करके जज से रिक्वेस्ट करेंगे, काइंडली द प्रोसीडिंग ऑफ द इंस्टेंट केस में काइंडली बी स्टेट टिल द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। दैट इज़ कॉल्ड रेस सब जुडिस। आपके पास नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि रेस सब जुडिस, वेयर द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज़ इंश्राइंड इन द CPC। अगर आप इसकी लैंग्वेज भी देखें तो आपको स्टे ऑफ द सूट ले लेगा। फिर उसके बाद है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा वही जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दैट हैज़ फाइनली बीन कंक्लूडेड और डिटरमिन्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। ए कॉज ऑफ एक्शन, सेम पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर सेम है, एक डिसीजन आ गया, सब्सिक्वेंटली दोबारा आगे पीछे नोट प्लग दुरुस्त करके फिर आप इनिशिएट नहीं कर सकते। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। बार टू फर्दर सूट, फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, प्रिजम्पशन एट सू, फॉरेन जजमेंट्स, ये फॉरेन जजमेंट से रिलेट करता है। अब इसका एक डिटेल में प्रोसीजर है। इसमें अगर आप में जैसे बार 2 पार्टीज आजकल हमारे यहाँ जैसे देखें ना, बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यूके में लोग सेटल हैं, USA में लोग सेटल हैं, कनाडा में सेटल हैं, वहाँ उनका डिस्प्यूट हो गया, उनको पता जी ठीक है जी हम इनके पेरेंट्स की जो है ना जायदाद को अटैच कराएंगे। चले कोई बात नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं गया, पाकिस्तान तो सिंपल कंट्री है, ओके हम यहाँ जाके अटैच कराएंगे। तो वो क्या करते हैं, वहाँ का जजमेंट लेके आ जाते हैं कि सर मेरे पास तो कैनेडियन कोर्ट है, हमारी पाकिस्तानी कोर्ट्स क्या है, हम तो कैनेडियन कोर्ट्स का जजमेंट लेके आए हुए हैं, हम यहाँ पर इन्फोर्स कराएंगे, इनको जहाँ घसीटेंगे। तो वो क्या है, अब कोर्ट कहती है कि जनाब उसका पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 13 और 14 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएं प्लेस ऑफ सुइंग पे। अगर स्टूडेंट्स कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। देखें, आपको इसके लिए कमेंट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेक्शन 11 है, पेज नंबर 61 पे, अपॉइंटमेंट अगर हो भी गया, नॉर्मली जो अच्छे जजेस हैं जिनको हमने देखा या हम जो खुद भी फॉलो करते हैं या जो हमने खुद भी सीखा, वो ये है, यू हैव टू सी द फर्स्ट क्लियर प्लेन लैंग्वेज ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। कानून की जो प्रेजेंट फॉर्म शक्ल है ना, लैंग्वेज, वो क्या कहती है। अगर वो मुश्किल है तो फिर आप उसकी एड के लिए इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे। अब सेक्शन 11 है, सेज रेस जुडिकाटा, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter directly or substantially in issue has been directly or and insubstantially in issue in former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। अब मेरे छोटे भाई ने बात की कि 5 एक्सप्लेनेशन है, रादर 6 एक्सप्लेनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम एंड अगेन यही पॉइंट, यही क्वेश्चन रिपीट होके आता है सिविल प्रोसीजर कोर्ट में। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, the expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto। अब देखें, हम पहले एक्सप्रेशन नंबर 1 को टारगेट करते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 1 के अंदर एक्सप्रेशन यूज्ड है फॉर्मर सूट। फॉर्मर सूट का मतलब वो सूट which has been competently filed before a court of competent jurisdiction।
When I say that the competent suit, it means it must have fulfilled the provision of section 9 of CPC. Section 9 of the CPC. अब रुको यहाँ पे. The court shall, subject to the provision herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. ये कहता है कि all तमाम तरह के सिविल दीवानी मुकदमे सिविल कोर्ट के पास फाइल हो सकते हैं अनलेस कोई लॉ उसको प्रोहिबिट करता हो, कहीं लॉ के अंदर उसका रिस्ट्रेन मौजूद हो, उसके अलावा आप तमाम तरह के केसेस फाइल कर सकते हैं. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religion, rites और ceremonies. अब इन्होंने थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेनेशन दे दिया. बाज़ औक़ात हमारे यहाँ देखें, अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर आप देखें सेक्शन 42 का जो क्लॉज है दैट इज़ रिलेटिंग टू सीकिंग द डिक्लेरेशन. राइट. डिक्लेरेशन में आप देखें कोई कहता है जी मेरी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, मेरा फ्लैट का कब्ज़ा छुड़ा दें. कोई कहता है कि जी मेरे नाम की करेक्शन कर दें. कोई कहता है कि जी हमारे यहाँ मैं हिंदू लॉ के ब्राह्मण से ताल्लुक़ रखता हूँ, जी मैं मुसलमानों के सुन्नी सेक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ. ये जो मस्जिद है ये पहले किसी ज़माने में अहले तशय्युक की होती थी, अब ये सुन्नियों ने कब्ज़ा करके इसके ऊपर अपनी नमाज़ें अदा करते हैं, तो काइंडली ज़रा इनको छुड़वा दिया जाए. अब ये क्या होगा? अब ये डिक्लेरेटरी सूट्स हैं. अब कोई ये कहे कि जी सेक्शन 9 के फर्स्ट क्लॉज के अंदर तो सर ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई. उन्होंने एक्सप्लेनेशन में सेक्शन 9 के नीचे ये चीज़ें भी क्लियर कर दी हैं, ये भी फॉल कर सकते हैं. वाई? बिकॉज ऑल दोज केसेस आई हैव जस्ट मेंशन कंटेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सिविल नेचर, तो इस वजह से वो फॉल करेगा. तो लिहाजा फॉर्मर सूट जो भी होगा, जिस नेचर भी का होगा, सेक्शन 9 का अगर वो कॉम्पिटेंटली फाइल्ड हुआ, एविडेंस रिकॉर्ड हुई, जजमेंट आया, वेदर इन योर फेवर और नॉट, दैट विल फॉल इन एक्सप्लेनेशन 1, फॉर्मर सूट. ठीक है. एक्सप्लेनेशन 2. फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेक्शन, the competence of a court shall be determined irrespective of any provision as to a right or appeal from the decision of such court. नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन है कि for all intent and purposes of section 11, अगर सूट डिसाइड होने के बाद भी अगर किसी का कोई राइट ऑफ अपील रहा तो फिर भी वो रेस जुडिकाटा में फॉल करेगा. अब यहाँ पॉज करते हैं. हमारे यहाँ एक जनरेशन ऑफ लॉयर्स है, हर तरह के लोग होते हैं. मैं आपको एग्जांपल दूँ. एक केस डिसाइड हो गया एक पार्टी के अगेंस्ट, पार्टी सोती रही, नहीं पता. अब आपको पता है जजमेंट डिग्री आ जाता है तो विद इन 30 डेज आपको उसको चैलेंज करना होता. राइट. पार्टी को 6 महीने हो गए, चैलेंज नहीं किया. अब वो कहती है कि यार मैं किसी वकील साहब के पास गया, वकील साहब ने कहा कि ठीक है आपका अपील तो बार्ड है, क्यों ना हम दोबारा से फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन पे एक सूट फाइल करें उसी पे. दैट इज बार्ड. दैट कैन बी वन इंस्टेंस. वो नहीं कर सकता. अगर किसी ने गलती से दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन पे डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग द अपील अगेंस्ट द प्रीवियस जजमेंट एंड डिग्री, केस फाइल कर दिया, तो आप आराम से इसको डिसमिस करा सकते हैं. और एज ए बीइंग ए जुडिशियल ऑफिसर आपको डिसमिस करना चाहिए. ठीक है. अब कोई मेरे से सवाल करे आप में से, सर तो फिर व्हाट इज़ द राइट ऑफ रेमेडी, क्या करें उसके बाद? फिर उसके बाद तरीक़ाकार यही है, भले अगर आपकी 6 महीने की टाइम बार डिक्री है, 2 साल की टाइम बार डिक्री है, 6 महीने की 15 दिन की टाइम बार डिक्री है, आप उसके खिलाफ कंडोनेशन की एप्लीकेशन साथ फाइल करके राइट ऑफ अपील में एजिटेट करेंगे. सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, आप एक्सप्लेन करें वो डिले को, क्या वजह थी, वकील ने नहीं बताया, आप कहीं सोते रहे, आप कहीं मुल्क से बाहर थे, ये तमाम इंस्टेंसेस हैं आपको लिमिटेशन एक्ट के अंदर मिलेंगी.
लिमिटेशन एक्ट अगर आप कंसल्ट करेंगे, इसलिए कहा जाता है व्हेन यू आर रीडिंग CPC इट हैज़ टू बी रेड विद द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। हमारे हाई कोर्ट के अंदर ऑर्डर पास होते हैं। लॉ रिफॉर्म्स का जो लॉ है 1992 का, कोई भी छोटा सा भी ऑर्डर 2 लाइनर का होगा ना हाई कोर्ट में, दैट कैन बी असेल्ड अंडर लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस बिफोर द हाई कोर्ट, डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, मेरे पास एक केस आया, उस केस के अंदर एक ऑर्डर पास हुआ। वो ऑर्डर को पार्टी ने अपील में चैलेंज नहीं किया। जाहिर है DB का ऑर्डर था, DB के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना था। तो वकील साहब ने एक शरारत की। वकील साहब ने क्या किया, किसी ने उसको मशवरा दिया, मैं खुद भी थोड़ा सा उसमें थोड़ा परप्लेक्स हुआ, सरप्राइज था मेरे लिए। उन्होंने एक एप्लीकेशन सेक्शन 114 रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की इस ऑर्डर के अगेंस्ट। जज ने कहा कि भाई रिव्यू के ग्राउंड ही इसके अंदर फॉलो नहीं करते, आपने कैसे फाइल की? सर ठीक है, आप डिसमिस कर दें मेरी रिव्यू को, सर कोई बात नहीं, आप डिसमिस कर दें। अब मैं बेटा देख रहा हूँ उनको। उन्होंने अल्टीमेटली रिव्यू की एप्लीकेशन डिसमिस कराई। अब यहाँ पे देखें, जज वॉज बेसिकली मिसलेड। क्यों? ऑर्डर रिव्यू पे जब करेगा तो आज करेगा ना, आज करेगा तो 20 डेज आज से काउंट होंगे। उसने इस तरह करते हुए विद इन 30 डेज के लिए अपील बना के फाइल की और जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और उस ऑर्डर को भी ले लिया जिस ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने अपील ही फाइल नहीं की थी। तो बाज़ लोग श्रूटनेस, स्मार्टनेस का ये मुजाहरा भी करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको जहन में रखनी है कि जनाब अगर लेट से अगर आपके पास कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आ गई, अगर आप बैठे हुए हैं, किसी ने जजमेंट एंड डिग्री को रिव्यू में फाइल कर दिया, बजाय ये सोचने के कि यार ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है, इसको समझ में नहीं आ रही कौन सा वकील है, तो ये ज़रूर देखें इस एस्पेक्ट में, क्या पता आपके साथ तो कोई खेल नहीं रहा, ये कोई इस तरीके से तो नेकी ऑर्डर नहीं जा रहा। उस वक्त आपने यू हैव टू बी कॉशियस इनफ, आपने रिव्यू और पुराना जजमेंट डिग्री के तमाम प्रिंसिपल्स को जहन में रखते हुए उसको रिप्रोड्यूस करना है रिव्यू के अंदर। चले आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन 3, द मैटर above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied and admitted or expressly or impliedly by the other। अब देखिए रेस जुडिकाटा का जो लॉ है ना, बड़ा कंप्रहेंसिव है। इन्होंने उस चीज़ को भी बाहर कर दिया जो एक छोटा सा पॉइंट आपने प्रीवियस अपने सूट के अंदर चैलेंज किया है। चैलेंज किया, या तो वो डिनाई हुआ, या एडमिट हुआ, या एक्सप्रेसली हुआ, या एक्सप्रेसली नहीं हुआ, इम्प्लाइडली हुआ। वो तमाम के तमाम पॉइंट्स अगर आप समझते हैं पुराने वाले केस के अंदर पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, तो सब्सिक्वेंट सूट के अंदर आप क्लेम नहीं कर सकते। इस एक्सप्लेनेशन के ज़रिए वो हिट करेंगे। जज आपको मना कर देगा कि जनाब आप प्लीडिंग के अंदर इस पोर्शन को आप रिमूव करें और अमेंडेड प्लेंट फाइल करें। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4, एनी मैटर which might or ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly or substantially in issue in such suit। अगर आपने पुराने वाले केस के अंदर कोई भी, जैसे आपने लिखते हैं ना प्रिलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शंस, आपने उस प्रिलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शन में पार्टीज के दरमियान कंडक्ट के मुतालिक कोई भी शय लिखी, तो आप अपने सब्सिक्वेंट सूट के अंदर वो नहीं रेज कर सकेंगे, वो भी इम्प्लाइडली बार्ड होगा। दैट वुड बी इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा के अगेंस्ट आप नहीं जा सकेंगे, भले ही कितना अच्छा ग्राउंड ऑफ डिफेंस क्यों ना हो, भले ही सब्सटेंशियली आपने वो पॉइंट क्यों नहीं रेज किया हो, आपको हेल्प आउट हो सकता है, मगर एक दफ़ा पिछली दफ़ा आपने रेज कर लिया तो सब्सिक्वेंटली आप रेस नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को नॉर्मली यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पे ये बताता हूँ, क्योंकि लीगल ड्राफ्टिंग भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, बी स्पेसिफिक।
बी कंसाइज। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, फाइन। आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, फाइन। रेलेवेंट वक्त पे रेलेवेंट बात करनी है, यही हुआ ना उर्दू में। इसी तरह आपकी प्लीडिंग के भी अंदर है, भाई रेलेवेंट वक्त पे रेलेवेंट बात करनी है। अब हमें ये समझ में नहीं आता, एक एक प्लेंट में देखता हूँ 40 पेज की है। व्हाट इज़ द क्रक्स? आपको प्रेयर क्लॉज के अंदर मिलेगा कि जी मेरा राइट डिक्लेयर कर दें। तो भाई इतनी लैंग्वेज स्टोरी लिखने की क्या ज़रूरत है? वो जज बेचारे का तो पहले ही बुरा हाल है, 40 केसेस वो डिसाइड कर रहा है, उसको आप सम अप करके दे देना यार, हेल्प आउट कर दें उसको। आप सिंपल से ये लिखें ना कि जनाब देयर इज़ अ टेनेंसी एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड माय टेनेंट एंड दैट वाज एक्सपायर्ड इन द ईयर सो एंड सो। बस 2 लाइनें ख़त्म हो गया ना। जज को भी पता है, वो भी लॉ का स्टूडेंट पढ़ के आया है, सबको पता है कि जनाब वहाँ से ये एक्सपायर हो गया, दैट्स इट, ही इज़ सीकिंग एविक्शन। अब आप पूरी कहानी लिखेंगे, जी पहला मेरा रेट ये तय हुआ, बाद में मेरा ये तय हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, तो पेजेस ही भरेंगे। तो देखें, हम स्टूडेंट ऑफ लॉ, भले आप लोग जुडिशियल ऑफिसर बने ना बने, मगर आपने अपने, जो मैं कहता हूँ, पल्लू के साथ ये चीज़ बांधनी है। जब भी अगर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बन के बैठे हुए हैं, तो कोशिश कीजिएगा, देखें आपका डुअल रोल है, होगा न सिर्फ इंसाफ की फराहमी, बल्कि अगर आपके पास कोई माठा वकील भी आ सकता है बेचारा, जिसने कभी लॉ भी नहीं पढ़ा हो, ना उसके पास कानून की लाइब्रेरी भी नहीं है, तो कार खैर के तौर पे, सदक़े जारिया के तौर पे थोड़ा सा उसको ये भी बता दें कि वकील साहब अगर आप माइंड ना करें तो मैं थोड़ी सी आपको बातें बताऊं, उसको काइंडली कंसाइज करा करें आइंदा के लिए। इससे क्या होगा, वो आपको दुआ भी देगा, आपको भी आपका कॉन्शियस अच्छा फील होगा कि यार, और आप अगर माशरे के लिए भी हेल्प कर रहे होंगे, वो नेक्स्ट टाइम जो गलती आपके सामने दोहरा रहा है, किसी आपके दूसरे लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर ब्रदर के सामने नहीं दोहराएगा, वो इनडायरेक्टली उसका भी फ़ायदा हो गया। अगर हम सब एक दूसरे के फ़ायदे के मुतालिक सोचें तो हमारे यहाँ जो लिटिगेशन है सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाए, सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाए। अब ये टॉपिक से मैं हट के बात कर रहा हूँ। देखें, मैं छोटी सी बात करूँगा, सालिम भाई मेरे से इससे मुत्तफिक होंगे। हमारे यहाँ कोई नया पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनता है ना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। आपने देखा होगा एज ए स्टूडेंट, आपके सीनियर कोई भाई या कोई भी, ये मैंने इसलिए टॉपिक छेड़ा क्योंकि आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आएगी। आप लोगों ने भी अपनी जजमेंट्स को इस तरह करना है कि वो अपील के अंदर बंदा सोचा ही नहीं गया मुझे अपील में जाना पड़ेगा। ऐसे कुछ जजेस को मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जिसके खिलाफ तो पार्टी तो एक तरफ, हमारा दिल नहीं चाहता कि यार क्या अपील फाइल करूँगा। ऐसी क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करें ना, मगर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीनियर्स की सोबतों में उठना बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलें, नंबर 5 है, 4 तक समझ आ गया, कोई इशू प्रॉब्लम? ठीक है। नंबर 5 है, एनी रिलीफ claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused। अब ये कहते हैं एक्सप्लेनेशन 5 में, कोई भी शय, कोई भी पॉइंट इन इशू जो प्रीवियस सूट के अंदर रेज हुआ था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो डिक्री का हिस्सा बना या नहीं बना, सब्सिक्वेंट सूट के अंदर वो बार्ड होगा, आप उसको क्लेम नहीं ले सकते। अगर किसी ने क्लेम लिया, दैट वुड ऑटोमेटिकली फॉल अंडर द रिजीम ऑफ द रेस जुडिकाटा, प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 6, वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोना फाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट और ऑफ अ प्राइवेट राइट claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purposes of this section be deemed to claim under the persons so litigating। अब ये पब्लिक एंड प्राइवेट राइट के बारे में बात की गई है कि जी कुछ लोग हैं वो जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं ना, इन्होंने किसी ने क्लेम किया, हाई कोर्ट के अंदर एक इशू को रेज कर लिया, हाई कोर्ट के अंदर सीपी के अंदर वो पॉइंट रेज हुआ, हाई कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। अब उसने कहा यार हाई कोर्ट ने तो मुझे डिसलॉज कर दिया, चलो मैं एक सीनियर सिविल जज के पास ये सूट ही फाइल कर देता हूँ उसको।
कि जी केएमसी वाले हमारे घर में, हमारे गली के अंदर जो है ना वो नालियाँ सही नहीं करा रही। भाई ये पहले आपने पॉइंट वहाँ रेस किया हुआ है, भले हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फाइंडिंग नहीं दी, आप बोनाफाइडली कर रहे हो, आप अपने मोहल्ले की अच्छाई के लिए कर रहे हो, मगर वहाँ तो रेज हो गई ना, यहाँ रेज नहीं हो सकती। सो ये प्रिंसिपल नंबर, एक्सप्लेनेशन नंबर 6 का अवेलेबल है। आई होप दैट हैज़ बीन मेड क्लियर टू यू। ठीक है, और कोई इसके अलावा क्वेश्चन? आगे चलें। ठीक है, हम इसको कम अप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा, कोई इशू है, तो आप पूछ सकते हैं। वो ये तमाम के तमाम प्रोविजंस रिलेटिंग टू योर प्लेस, दे डिफाइन योर प्लेस ऑफ फाइलिंग और इंस्टीट्यूटिंग योर केसेस। ठीक है, इसमें आपका कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिटरमिन होता है। आपने ये देखना है, माइन्यूटली जाते हैं आप इसमें। सेक्शन 9 तो एक सरसरी है ना, सुपरफ्लुअस आपको बताता है। अब आप डीप में डिग आउट करके जाते हैं अंदर में कि जनाब क्या क्या मज़ीद इंस्टेंसेस हैं जो कि हमें प्रोवाइड करती हैं। ये सब आपको पता है कि केसेस हमेशा 2 पॉइंट पे डिसाइड होते हैं, फाइल होते हैं, राइट। वन इज़ द केसेस आर फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, राइट। ऐसे ही है ना, कॉज ऑफ एक्शन देखा जाता है कहाँ पे होता है। ये क्लॉज भी हमारे यहाँ प्लीडिंग में डाली जाती है। दूसरा, वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स। और एक और चीज़ आजकल जो फॉलो होती है वो है सब्जेक्ट मैटर, वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। तो अगर कोई ये कहे कि अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 15 to 16 और 19 व्हाट आर द 3 इंस्टेंसेस फॉर फाइलिंग द सूट, तो आप फॉर्म स्ट्राइक हो आपका, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज अक्रूड, वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, एंड द अदर इज डिफेंडेंट डिपार्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। इसके बारे में कहेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किसके पास होता है, COC, कोर्ट ऑफ क्लर्क। ठीक है, वो है। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं अपार्ट फ्रॉम दिस थ्योरी ऑफ द CPC बताता चलूँ, आपके पास एक और किताब भी होनी चाहिए। अगर आप सिंध के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका अपॉइंटमेंट एज ए जुडिशियल ऑफिसर हुआ है, तो 2 किताबें बहुत ज़रूरी हैं रेगुलेटिंग प्रोसीजर अपार्ट फ्रॉम द CRPC एंड CPC, दैट इज़ सिंध सिविल कोर्ट रूल्स। ये आपके पास, ये आपके तकिए सरहाने के पास होनी चाहिए, तकिए के पास होनी चाहिए किताबें। ठीक है, ये लाजमी है। इसमें आपके इंटरलोक्यूटरी तमाम चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। एक CRPC के लिए, लेट्स से अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वहाँ तो सब के सब क्रिमिनल केसेस होते हैं। अब वहाँ पे सर क्या करें, कुछ पोर्शन सिंध सिविल कोर्ट रूल्स का वहाँ पे भी अवेलेबल है एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बट उसके लिए पाकिस्तान लॉ हाउस ने सिंध सर्कुलर्स, सिंध क्रिमिनल सर्कुलर्स के नाम से किताब छापी है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। सिंध सर्कुलर, क्रिमिनल सर्कुलर्स के नाम से, ये बहुत कम लोगों पर है। सिंध क्रिमिनल सर्कुलर्स, जजमेंट क्या है और डिक्री क्या है। ठीक है ना, मजीद को क्लैरिटी की ज़रूरत है, आगे चलो। ठीक है, इंटरेस्ट, कॉस्ट, फिर इसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन। अगर आप देखें, यहाँ पे पॉज करते हैं, पार्ट 1 के अंदर, अब अगर आप इसको, मैंने जो बात की किताब पढ़ने का तरीका, पार्ट 1 के अंदर जो जो हमने टॉपिक्स पढ़े, अब आप देखें सब प्रिलिमिनरी से रिलेट करते हैं, राइट। ऐसे ही है ना कि जी सूट जर्नल क्या है, कहाँ हम फाइल कर सकते हैं, नंबर 2 पॉइंट पढ़ा। नंबर 3 में हमने पढ़ा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट कैसे होगा, COC लेगा। ठीक है, COC क्या है, ये सिंध सिविल कोर्ट रूल्स के अंदर डिफाइंड है, ये वहाँ आपको मिलेगा। उसके पावर क्या है, ये वहाँ मिलेगा आपको। सर्टिफाइड कॉपी कैसे मिलती है, कैसे ग्रांट होती है, कैसे अप्लाई होती है, वहाँ मिलेगा आपको। कॉपीस्ट को कितने रुपए देने चाहिए, ये वहाँ मिलेगा आपको। आपकी कॉपीस्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट आई तो आप क्या एक्शन लेंगे, ये वहाँ मिलेगा आपको। एफिडेविट के अंदर कौन सा पॉइंट आप देखेंगे, कौन सा एप्लीकेबल होगा, क्या चीज़ आनी चाहिए, ये वहाँ मिलेगा आपको। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, ये आपको सिंध सिविल कोर्ट रूल्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं
कि हु हैज़ पास द सिन सिविल कोर्ट रूल्स, तो क्या जवाब होगा? एनीबडी? कम ऑन, यू। हाई कोर्ट ऑफ सिंध, क्योंकि हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है। ये हाई कोर्ट के जो टॉप 5 जजेस होते हैं ना हमारे हाई कोर्ट के, जो डिसिप्लिनरी कमेटी वगैरह तम, उन लोगों ने ये पास किया है, बनाया हुआ होता है। डेफिनेटली आज वाले नहीं, पुराने ज़माने के हुए होंगे। इसी तरह सिंध चीफ कोर्ट रूल्स जो था, ये भी हाई कोर्ट अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए बनाती है, क्योंकि इसके पास पावर अवेलेबल है। ठीक है, किसी को इंटरेस्ट ग्रांट करने से या वो करने से, मैं कहता हूँ, अब सालिम भाई के बैठे हुए हैं, सीनियर हैं हमारे से, भाई हमारे बड़े, उनके इंतज़ार से मैं कहता हूँ कि अगर हम और कुछ ना करें, फ्रिवलेस लिटिगेशन के ऊपर अगर हम इस कॉस्ट को ही इम्पोज करना शुरू कर दें तो 40 नहीं तो 20% हमारी लिटिगेशन कम हो जाएगी। मगर आई समटाइम वंडर एज अ फिलोसफर, एज अ ज्यूरिस्ट कि यार क्या वजह है, क्यों नहीं करते ये लोग, क्या इशू है? कॉस्ट लगाना शुरू करें ना। KPK में मुझे एक एग्ज़ाम्पल मिली, ये मैं आपको थोड़ा सा प्रोविंशियल वाइज भी बताऊं। KPK का एक जजमेंट मुझे मिला, एक साहब ने, वहाँ पे ये टेंडेंसी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे किसी ने केस फाइल किया किसी की ज़मीन के ऊपर और हथियाने की कोशिश की, केस साबित नहीं कर पाया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कैंसिलेशन। तो सीनियर सिविल जज ने वहाँ पे उस सूट को डिसमिस किया विद द कॉस्ट ऑफ ₹10,000। कितना? 10,000 रुपये, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, मगर वहाँ टेंडेंसी है। अपील में गए, अपील में भी वो जजमेंट एंड डिक्री मेंटेन रही, मॉडिफाई भी नहीं किया एडीजे ने। नहीं, एडीजे ने इसलिए क्यों नहीं किया कि अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँगा वही रोना रोता रहा कि जनाब ये 10,000 रुपये माफ़ कर दिए जाए मेरे को। मैंने कहा कि सॉरी, नहीं माफ़ कर सकते। तो उन्होंने रिवायतन पेशावर हाई कोर्ट ने सबको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप इस तरह डिसमिस करें। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? हम लोग भी कर सकते हैं। फिर अगेन वही वाला प्रिंसिपल स्टूडेंट ध्यान में रखना है, एक्सप्लोर करना है इस पॉसिबिलिटी को, क्या हमें कॉस्ट लगाऊं? अगर मैं कॉस्ट लगाऊं तो मेरे दूसरे लोगों का भला हो जाएगा, मेरी सोसाइटी का, मेरे लीगल प्रोफेशन का भला हो सकता है। ये आज लोगों का एतमाद नहीं है ना, जजेस को बुरा भला कहते हैं, वकीलों को बुरा भला कहते हैं कि 8-8 साल लगा देते हैं। तो भाई वो दूसरे एलिमेंट्स को भी, सेनर एलिमेंट्स को भी देखना है हमने। फिर देख लें सर, ब्रेक से पहले हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 देखें, इट रिलेट्स टू एग्जीक्यूशन, हाउ this section is applicable to orders, definition of court which passed a decree, फिर उसके बाद courts by which decree may be executed। ये नॉर्मली कहा जाता है हमारे यहाँ, जैसे ज़ाहिर है हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, प्रोग्रेसिंग कंट्री हैं, इतना बजट नहीं होता हमारा, तो बेसिकली हमारी जो डिक्रेटल कोर्ट है यानी ट्रायल कोर्ट है वो और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट दोनों सेम होती है, राइट? ऐसा ही है ना। बाज़ औक़ात जो है ना आपके पास ऐसा हो जाता है, पार्टीज़ पंजाब की हैं, आपके सामने केस फाइल किया, कंटेस्ट किया, जजमेंट एंड डिक्री ले ली, मगर लकीली या अनलकीली उसमें जो डिफेंडेंट है ही इज़ रिजाइडिंग आउट ऑफ द जुरिसडिक्शन, पंजाब में है। अब आपके पैसों का मनी डिक्री के अगेंस्ट उसकी जजमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी है पंजाब में। पंजाब में लेट से कोई फैसलाबाद का कोई चेक नंबर वगैरह कोई भी है, तो आपको आपके वकील ने कहा कि जी काइंडली जाएं, वहाँ का जो रेलेवेंट जुरिसडिक्शन है वो निकाल के लाएं, कौन सा कोर्ट फॉल करेगा वहाँ। आप यहाँ पे जो आपकी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है अप्लाई करेंगे, वो आपको एक लेटर बना के देगी, वहाँ पे आप जाके अपनी एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ द डिक्री टू कोर्ट इन अदर प्रोविंस, रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद जो जो अनॉमलीज़ हैं, डिफेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो सब के सब इसके अंदर डिफाइन किए गए, ठीक है।
अच्छा, अब जो फ्रेमर ऑफ द सीपीसी थे उन्होंने ये फील किया, जैसे मैंने अगेन कहा कि कोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड में कोर्ट के डिसीजंस में ये प्रॉब्लम्स आई होंगी, डेफिनेटली आई होंगी, तो उनके ऊपर उन्होंने कोई डिसीजंस लिए थे। अब जब एग्जीक्यूटिंग स्टेज पे कुछ क्वेश्चंस डिसाइड करने होंगे तो इन्होंने एक प्रोविज़न डाल दिया सेक्शन 47 का, क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्रीज। अब उन्होंने 2, 3, 4 चीज़ों के अंदर लॉक कर दिया एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को कि आप इसके परव्यू से बाहर नहीं जाएंगे। अगर बादल न खास्ता किसी को कोई ऑब्जेक्शन रेज करने हैं एग्जीक्यूशन में या मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में, तो आप इन 4 चीज़ों को या 5 चीज़ों को इसके बाहर नहीं जा सकते। जैसे ऑर्डर 7 रूल 11 है ना, 4 ग्राउंड दिए हुए डिसमिसल के, इसी तरह ये 4 या 5 चीज़ें इसके अंदर स्पेसिफाइड की हुई हैं। काइंडली आप इसको कंसल्ट कर लेना है। इस प्रोविज़न के अलावा आप एग्जीक्यूशन को किसी और प्रोविज़न के अंदर अटैक नहीं कर सकते। पूरा सीपीसी साइलेंट है, बस सिवाय इसके, ठीक है। वो इंस्टेंसेस है, आप देख लीजिएगा। फिर है ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ट्रांसफरी कौन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है? ट्रांसफरी बेसिकली वो ट्रांसफरर होता है जो डिक्री से रिलेट करता है, बिकॉज वी आर रीडिंग द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के अंदर जो ट्रांसफ़र करने वाला होता है अपनी एग्जीक्यूशन राइट को किसी को दे, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफरी। नॉर्मली आप पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए किसी को अपॉइंट कर देते हैं, या आपका जो डिक्री है कुछ इस एक्सटेंट तक है, उसकी नेचर कुछ इस तरह की है कि जिसके अंदर इसके ऊपर कुछ राइट्स ट्रांसफ़र होने हों, वो ट्रांसफ़र की पावर आप देते हो, वो फॉल करेंगे ट्रांसफरी के अंदर। उसका प्रोसीजर यहाँ पे डिफाइन किया गया है। फिर है प्रोसीजर एंड एग्जीक्यूशन। प्रोसीजर एंड एग्जीक्यूशन में पावर ऑफ द कोर्ट टू इन्फोर्स एक्सिक्यूशन, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लाइबिलिटी ऑफ इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ द स्टेट एंड सेपरेशन ऑफ द शेयर। पहले तो उन्होंने डिटरमिन किया कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास कौन कौन से पावर हैं, क्या कर सकती है, अटैच कर सकती है, डिटेंशन में डाल सकती है। अच्छा, अगर किसी शख्स की जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी इंसेस्ट्रल है, अपनी कोई जायदाद नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो उसको कैसे अटैच करेंगे? अब बाज़ का हमारे यहाँ आपको पता है ना, लोगों की टेंडेंसी होती है कोई भी अपनी जो खासकर जो फ्रॉड एलिमेंट्स होते हैं, वो जब किसी से फ्रॉड करते हैं तो अपने नाम पे कोई शय नहीं रखते, बीवी के नाम, बच्चों के नाम, वालिद के नाम, वालदा के नाम, नौकर के नाम वगैरह वगैरह। क्योंकि कल को अगर मेरे पे आए तो मैं बोलूँ मुझे मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो वो क्या तरीक़ाकार है, ये चीज़ें आपने भी एक्सप्लोर करनी है, देखनी है, ठीक है। वो कैसे होगा, किस तरह करके होगा, क्या मामलात हैं, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। फिर उसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन, अटैचमेंट, सेल, डेलीगेशन टू कलेक्टर ऑफ पावर्स टू एग्जीक्यूट डिक्री अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, कमीशंस एक्सेट्रा, ठीक है। ये पार्ट 2 तक हमारे पास हो गया एग्जीक्यूशन से रिलेट। ये तमाम के तमाम प्रोविजन स्टूडेंट में अगेन रिमाइंड आपको करता चलूँ, सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली आपके सब्सटेंटिव राइट जो कि आपके इनएलिएनेबल, व्हेन वी से सब्सटेंटिव राइट इट मीन्स योर इंडिविजुअल गारंटीड राइट, वो है, उसको रेगुलेट करता है। अगर आपने देखा होगा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको नज़र आएगा कि सर सब्सटेंटिव लॉ के अंदर जो जो लॉ है, अगर ऑर्डर्स को देखें वही चीज़ मौजूद है उसके अंदर, ठीक है, मगर आपको इनका हेल्प लेना है, देखना है कि व्हाट इज़ द पर्पस, एग्जीक्यूशन का पर्पस क्या है, तो आपको ये एग्जीक्यूशन के अंदर मिलेगा। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, आप सब्सटेंटिव लॉ के अरेस्ट एंड डिटेंशन सेक्शन 55 के देखेंगे। प्रोसीजर क्या है, उस अरेस्ट एंड डिटेंशन को कैसे बनाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज़ प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 21, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है, ये ओवरलैपिंग नहीं है, इंडिविजुअल है। अगर आपको किसी का ऑब्जेक्ट, किसी के मकासद देखने हैं ना, सिंपल उर्दू में आपको सब्सटेंटिव लॉ में उस चीज़ को देखना है कि प्रोसीजर में सब्सटेंटिव लॉ क्या प्रोवाइड किया हुआ है, वो क्या कहती है इसके मतलब, वो आपको वहाँ डिफाइन करते हुए मिलेगा।
फिर स्टूडेंट्स है पार्ट 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, कमीशन से रिलेटेड है। वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, जगह हैं जहाँ पे कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है। नॉर्मली हु इज़ द कमिश्नर? कमिश्नर इज़ द पर्सन appointed by any person appointed by a court of competent jurisdiction to inspect or verify or record evidence etc. for the court। ठीक है। अब अगेन ऑर्डर 40 पढ़ें अगर आप CPC का, ऑर्डर 40 डिटेल्डली प्रोवाइड्स फॉर ईच एंड एवरी इवेंचुअलिटी confronted by the commissioner while discharging his duty। प्रोसीजर्स के अंदर आपको मेंशन किया जाएगा, मिलेगा। अगर कहीं पे जज को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये डिफ़िकल्टी हो कि जी ऑर्डर के अंदर तो ये लिखा हुआ प्रोसीजर है, अब प्रोसीजर में चलो मैं थोड़ा सा और जस्तजू का मैं मालिक हूँ, मैं थोड़ा डीप में खोजी हूँ, अंदर जाना चाह रहा हूँ, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेंगे? आप उसका रेलिवेंट सब्सटेंटिव प्रोविजन के अंदर देखेंगे, सेक्शंस के कॉलम्स के अंदर आप देखेंगे कि कौन सा रेलिवेंट इसका पर्पस है, ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद पार्ट 4 है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अब ये जो पार्ट है, पार्ट 4 बेसिकली डील करेगा वो तमाम के तमाम लिटिगेशंस, सिविल केसेस जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट की तरफ से फाइल किए जाएंगे। दोस्तों मैं रिमाइंड करता चलूँ, अगर इनका एक प्रोविज़न भी आपने फॉलो नहीं किया या आपके केस के अंदर फॉलो नहीं हुआ, देन दैट केस इज़ लायबल टू बी डिसमिस्ड आउटराइटली। अब मैं एक्साम्पल दूँ, मैं बात कर रहा था, पब्लिक ट्रस्ट है, दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट है, एक पब्लिक ट्रस्ट है। अब आपके पास कोई ऐसा केस आ गया या आप एज अ लॉयर आपके पास कोई केस आ गया पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, अब आपने केस फाइल करना है, तो लॉ ये कहता है कि आपको यू हैव टू सीक द एडवोकेट जनरल्स परमिशन फर्स्ट प्रायर टू फाइलिंग द केस। ठीक है। बाज़ वकीलों को, जजेस को इसका इल्म नहीं होता, और ये यकीन मानिए इतना फैटल है, अगर किसी ने परमिशन नहीं ली तो आपका केस सुप्रीम कोर्ट तक डिसमिस होता चला जाएगा। आपको ये देखना है, जैसे पब्लिक ट्रस्ट की बात आई तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट जहन में आ जाना चाहिए कि जनाब ये पब्लिक ट्रस्ट है, इसमें जो है ना गवर्नमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल की परमिशन मुझे लाजमी लेनी है। तो ये तमाम की तमाम इवेंचुअलिटीज़ इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं, ये फराहम करती हैं। इसी तरह आपके केस में CPC कहता है कि जनाब आपको गवर्नमेंट को डिफेंडेंट बनाना है तो एक वज़ा करदा तरीके के मुताबिक बनाएंगे, अगर आप नहीं बनाएंगे दैट वुड बी इर्रेगुलरिटी, वो केस आपका डिसमिस हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरप्रीटर है, स्पेशल प्रोविज़न आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, स्पेशल केस, सूट्स रिलेटिंग टू पब्लिक मैटर, सप्लीमेंटरी प्रोसीडिंग्स, अपील्स। अच्छा, अपील्स भी हमारे पास दो तरह की हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पास हो सकता है, एज अ प्रैक्टिस भी आपको मालूम होना चाहिए। अपील्स नॉर्मली आर अराइजिंग आउट ऑफ two cases. One is when the judgment and decree in your case has been passed, then you will file appeal under section 96 of the CPC. Thereafter, another case, sometime the judges are not supposed to pass the decree everywhere and then order 41 to 43 specifically provides for all the eventualities and examples where the order of any civil or lower courts can be challenged before the appellate court. अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टे की एप्लीकेशन का ऑर्डर है, ड्यूरिंग पेंडिंग ऑफ द प्रोसीडिंग पास होता है ना, अब उसमें डिक्री तो नहीं बनती, हाउ यू चैलेंज। अब आपके पास ही आया तो आप कहेंगे जी ऑर्डर 41 का फ्ला क्लॉज है, उसमें देखिए उसके अंदर डायरेक्टली अपील लाइज बिफोर दी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ दी
डिस्ट्रिक्ट, आप वहाँ फाइल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ भी इन्होंने यही डिवाइड किया हुआ है कि अपील्स फ्रॉम द एपलेट डिक्री, अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री, ठीक है। अच्छा, अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर, तीन चीज़ें, अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर, अपील्स फ्रॉम द एपलेट डिक्री एंड अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री का कौन सा सेक्शन है? 96। अपील्स फ्रॉम द एपलेट डिक्री 100, 100, 101, 102 ये पूरा डिफाइन करता है। स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अपील इज बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट, ऐसा ही है, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द होल केस इज रीओपन्ड बाय द एपलेट कोर्ट। उसमें फैक्चुअल कंट्रोवर्सी भी आप देखेंगे, एविडेंस रिकॉर्ड किया, प्रॉपर तौर पे नहीं किया, प्रोसीजर फॉलो हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ें उसके अंदर देखी जाएंगी। By the time the hearing on the appeal is done and the judgment is passed, आपने ये भी देखा होगा कि एपलेट कोर्ट भी अपनी डिक्री पास करती है ना उसी केस के ऊपर। तो सवाल ये पैदा हो कि सर व्हाई देयर आर 2 डिक्रीज। इस वजह से इसकी लॉजिक बिहाइंड ये है कि ओरिजिनल डिक्रीज के अगेंस्ट आपकी डिक्री जो पास होती है, इसी तरह एपलेट कोर्ट भी एपलेट ट्रायल कोर्ट होती है, तो वो भी लॉ के मुताबिक अपनी डिक्री पास करेगी। तो क्या होगा 2 डिग्रीज का? एक तो एपलेट डिग्री हो गई और एक ओरिजिनल डिग्री हो गई ना। ये क्या हो जाते हैं? ये दोनों मर्ज हो जाती हैं, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी। जब आप एग्जीक्यूशन इस केस के अंदर फाइल करेंगे ना, आप दोनों की जजमेंट एंड डिक्री अपनी एग्जीक्यूशन के साथ फाइल करेंगे बिफोर सिविल कोर्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग द जजमेंट्स एंड डिक्री। ये नहीं कहेंगे जनाब मैं ओरिजिनल डिग्री लगा दूँ, आपके एग्जीक्यूशन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा। इसी तरह अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर 7 रूल 11 है, उसकी एप्लीकेशन पे ऑर्डर हो गया। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 हो गया। ऑर्डर 39 रूल 3 हो गया। ऑर्डर रिफ्यूजिंग योर कमिश्नर फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस हो गया, ठीक है। ऑर्डर 1 रूल 10 हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है ना फॉर प्रोडक्शन है, ऑर्डर 12 रूल 6 है, ऑर्डर 14 रूल 1, ऑर्डर 16 रूल 1 and 2, ऑर्डर 14 रूल 5 फॉर प्रपोजिंग इशूज फॉर अमेंडमेंट इन द प्रपोज्ड इशूज इशू सेटल्ड बाय द कोर्ट, वो है। ये तमाम ऑर्डर्स हैं। ये बात की कंट्रोवर्सी है कि वेदर ऑल ऑफ दोज ऑर्डर्स आर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ अपील और रिवीजन। वो इंस्टेंसेस है, वो देखनी है। ये डाइवर्स प्रैक्टिस है कि 711 में बाज़ औक़ात आप अपील में भी इसको चैलेंज कर रहे होते हैं और रिवीजन भी फाइल कर रहे होते हैं, ठीक है। ओवरलैप करने वाला है, क्योंकि प्रो एंड कॉन्ट्रा दोनों तरह के स्टैट्यूट्स केस लॉज मौजूद हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के। कुछ कहते हैं रिवीजन भी फाइल हो सकती है, कुछ कहते हैं अपील भी फाइल होती है। मगर मैंने अगेन वही रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, प्लेन रीडिंग अगर आपकी कह रही है, परमिट कर रही है आपको कि आप फाइल करें अपील ऑर्डर 41 के अंदर, तो देन आप अपील ही फाइल करें। अगर वो साइलेंट है तो फिर आप रिवीजन की तरफ आएंगे। फिर उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू हाई कोर्ट, रूल्स मेकिंग, ये सब इसमें मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। मिसलिनियस में बहुत सी इसके अंदर हमारे पास हैं। एक्सेप्शन टू सर्टेन वुमेन फॉर पर्सनल अपीयरेंस है, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम है, पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी है, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट 151 है। इन्होंने ये प्रोविज़न इसलिए जनरली छोड़ा है और नॉर्मली छोड़ते हैं कोड में लेजिस्लेचर के हमारे पास बाय द टाइम ऑफ पासिंग दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो इवेंचुअलिटी, जो एग्जांपल्स मौजूद थी, केस लॉ था, हमने अप टू डेट डाल दिया। अगेन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जजेस या कोर्ट्स के सामने कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आ गई, कोई ऐसा फैक्चुअल डिस्प्यूट आ गया जो कि इसका प्रोविज़न मौजूद ही नहीं है, तो वो उसके अंदर अपना इंटरप्रेट करके डाल सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा
आपके सीनियर्स ने या किसी कोई आपको कहता होगा कि सर इसका मुझे फलां चीज़ मांगनी है, सर मुझे नादरा से वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, अब क्या करें? अच्छा कोई प्रोविजन नहीं है, 151 फाइल कर दो, होता है ना बाज़ वक़्त, 151 फाइल करो। क्यों? इनहेरेंट पावर है। इट इज़ द सेविंग क्लॉज अंडर द CPC विच सेव्स द इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर prior to creation of the CPC, certain rights are attributable to the civil courts ताकि उससे एक्सरसाइज करें। और ये डिराइव कहाँ से होते हैं? ये डिराइव वहीं से होते हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज से, कि कुछ पावर नॉर्मली जज को अपनी दानस, अपनी विजडम पे भी छोड़ दिया जाए कि वो डिसाइड करे। ये टोटल 158 के करीब हैं सब्सटेंटिव प्रोविजंस। हम क्विकली स्कैन करते हैं हमारे पास अब प्रोसीजर लॉ पे। प्रोसीजर लॉ में भी वही तरीक़ाकार है, कभी भी पढ़ें तो आप उनको डिवाइड करें सब्जेक्ट वाइज। अब ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 51, यानी हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? कितने सब्जेक्ट्स हैं? 51। प्रोसीजर के कितने सब्जेक्ट हैं? 51 हो गए ना। ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51, ठीक है। अब ऑर्डर 1 पार्टीज टू द सूट। अब हमने जो सब्सटेंटिव, जो पर्पस एंड ऑब्जेक्ट जो हमने जहन में रखे थे, वो अब हमने उसको तो जहन में रखना है, मगर हम प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। ये वो पोर्शन है जिसमें नॉर्मली एज अ पार्ट ऑफ प्लीडिंग आपको अपनी प्लीडिंग्स फाइल करनी होती हैं इन रूल्स के मुताबिक। जो रूल्स हमने पढ़े, बड़ा सब्सटेंटिव, बड़ा कंप्रीहेंसिव ये कोड यहाँ से स्टार्ट होता है। इन अदर वर्ड्स, it is basically the guideline both for bar and bench। इसमें आपको हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए मटेरियल मिलेगा। देखते हैं क्या है। ऑर्डर 1 पार्टीज टू सूट, 1 who may be joined as plaintiff। कौन कौन प्लेंटिव बन सकता है? मेरे ख्याल में रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सब आप लोगों को पता होगा। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, कौन कौन से केसेस के अंदर सेपरेट ट्रायल्स हो सकते हैं, यानी ये बात हमें समझ में आई, एक केस के अंदर भी सेपरेट ट्रायल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अब सेपरेट ट्रायल क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सेपरेट ट्रायल की एक शर्त या एक एग्जांपल ये हो सकती है कि जहाँ एक्स पार्टी हो, 4 डिफेंडेंट्स हैं, 2 एक्स पार्टी हो गए, 2 कंटेस्ट कर रहे हैं, तो सेपरेट ट्रायल्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी शख्स का इंतकाल हो गया, कोर्ट क्या करती है, उस बंदे का नाम स्ट्राइक आउट कर देती है या उनके लीगल एड्स को रिकॉर्ड पे लेके आती है, सही है ना, तो वो चल सकते हैं। अगर किसी बंदे कुछ है ही नहीं तो फिर उसके बाद उसका नाम स्ट्राइक आउट करके आगे चलते हैं, ये हो गया। पावर ऑफ अटॉर्नीज पे एप्लीकेबल होता है, अटॉर्नी को आप कैसे अपॉइंट करेंगे उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। पहला है अपीयरेंस मे बी इन पर्सन बाय रिकग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर, रिकग्नाइज्ड एजेंट्स, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकग्नाइज्ड एजेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर्स, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर्स, एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस, अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग एंड टू बी फाइल्ड इन कोर्ट। ये तमाम प्रोसीजर वजह करता है कि जनाब प्लीडर्स बेसिकली आर कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ पार्टी। आपने देखा होगा प्लेंटिव नॉर्मली अपनी आसानी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी से अटॉर्नी को अपॉइंट करते हैं, राइट। वो बेसिकली इज दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ द प्लेंटिव, आइदर प्लेंटिव और डिफेंडेंट, ठीक है। लाइकवाइज एनी लॉयर representing plaintiff or defendant in the court of law is also considered as an agent। इसलिए कहते हैं वकील को अपने बड़ा बे केयरफुल रहना पड़ता है, अपने डेमिनर से, अपने कंडक्ट से, अपने एटीट्यूड से, बाय वर्ड ऑफ माउथ से कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे पार्टी के केस के ऊपर असर पड़े। दैट वुड बी डेंजरस, क्योंकि कोर्ट आपको, लॉ ये कहता है कि जी आप एजेंट हैं उसके,
अगर आपने गलती से नो ऑब्जेक्शन दे दिया, एडमिट कर ली कोई चीज़ जो कि नहीं है पार्टी के राइट के अगेंस्ट, तो वो आपका एडमिशन, वो आपका असर्शन, वो आपका फैक्ट पार्टी के अगेंस्ट आएगा। देखिए जी, है पूछें। ऑर्डर 40 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। ये मैंने आपको बताया कि रिसीवर्स आर द पर्सन, आपको पता है कोर्ट्स बेसिकली उसके ऊपर इतना बर्डन होता है कि वो हर कामों में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ट्रुथ, एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए खुद नहीं जा सकती। उनको अपने नायबों की ज़रूरत होती है। नायब अपना एक वर्कर, अपना एक जानशीन तो नहीं कहूँगा, डिप्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एंड दोज डिप्टीज़ आर कॉल्ड रिसीवर्स। उसको हम डिप्टी तो नहीं कह सकते, डिप्टी तो इमीडिएटली होगा ना। इसलिए लॉ के अंदर, लॉ की हमेशा खूबसूरती यही होती है कि इसमें आपको बड़ी फॉर्मली अच्छी लैंग्वेज मिलती है, तो उसको रिसीवर कहते हैं। रिसीवर के लिए टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड है, उसकी फ़ी मुकर्रर होती है, कोर्ट हमेशा ये चीज़ मेंशन करती है, और उसकी जो भी रिपोर्ट होगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए न्यूट्रल रिपोर्ट। उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी है, वो न्यूट्रल होता है, ना प्लेंटिफ के फेवर में टिल्ट होता है, ना डिफेंडेंट के फेवर में टिल्ट होता है। अब आप देखते हैं कि है क्या। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रूल 1, 2 में रिम्यूनरेशन, रूल 3 में ड्यूटीज़, रूल 4 में इन्फोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटीज़, रूल 5 में व्हेन कलेक्टर मे बी अपॉइंटेड रिसीवर। 234 पे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस ही चल रही है, सिविल कोर्ट्स भी करती है। सिविल कोर्ट्स में जहाँ पे कोई डिस्प्यूट आ गया, ये नॉर्मली वहाँ पे होता है, ख़ासकर जहाँ पे सूट फॉर पोजेशन में इशू आते हैं, क्योंकि आपको पता है द पर्सन हु इज़ इन द पोजेशन इज़ नेवर आउट ऑफ टाइम। कुछ लोग मशवरा देते हैं कि यार आप किसी तरह पोजेशन को काबू में करो। प्रेजेंट स्टेटस जानने के लिए पार्टी क्लेम करती है जी पोजेशन मेरे पास है, प्लेंटिफ कहता है मेरे पास है, डिफेंड कहता है जी मेरे पास है। अब जज को क्या पता है कि कैसे असर्टेन करेगा कि किसके पास है। वो किसी वकील साहब को, नाजिर को, या किसी को अपॉइंट करती थी जाके जगह की इंस्पेक्शन और स्टेटस को चेक करे कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द प्रॉपर्टी एट द मोमेंट। वो पता चल जाएगा, वो बताएगा, जाएगा, देखेगा, नोटिस होंगे दोनों पार्टीज़ को, टाइम फिक्स होगा, वहाँ जाते हैं, वहाँ मुकर्रर करदा पे पहुँचते हैं, लोगों को साथ में बुला लेते हैं, विटनेसेस को, जगह को इंस्पेक्ट करके वाइज इट इज़ रिपोर्ट बना के जज के सामने प्लेस करेगा। तो जज उसकी बेसिस के ऊपर असर्टेन करेगा वेदर इन हुज फेवर, इन हुज कस्टडी द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी लाइज। जी जी, और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो कमिश्नर है वो, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस के लिए नॉर्मली हाई कोर्ट के अंदर ये प्रैक्टिस होती है कि कोर्ट जो है ना वो एक किसी वकील साहब को, सीनियर लेवल का हाई कोर्ट का जज रिटायर्ड हो या जिसको एविडेंस रिकॉर्ड करना आती हो, उनको अपॉइंट कर देते हैं कि जनाब आप प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की एविडेंसेस रिकॉर्ड करें। उनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका तजर्बा और इल्म ग्रिप रखते हैं CPC पे भी और कानून पे भी। आज हम इनसे मुस्तफ़ीद हुए, और कल जो हमारा लेक्चर है वो है एंटी नारकोटिक एक्ट और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके लिए हमने डॉक्टर जावेद अजीज मसूदी को बुलाया हुआ है, डीन है जयपुर में। तो मैं समझता हूँ कल हम 2:45 बजे तक सेशन कर देंगे जुमे की वजह से, और ये 1.5 घंटे का रहेगा, 3:30 तक चलेगा। तो ये रिक्वेस्ट है कल आप आएगा, एंटी नारकोटिक और मेडिकल। परसों एक और होगा लास्ट, उसी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लास्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।